हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 3 है। यहाँ पर हम लोग आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन भारत में कुछ ग्रंथ जो हैं उस सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, जिनमें महाभारत भी आपका शामिल था। इसके अलावा हमने प्राचीन भारत में व्याप्त कुरीतियों पर भी चर्चा की थी, जिसमें हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की थी। इसके अलावा हमने वहाँ पर यह भी देखा था कि प्राचीन भारत में कुछ लोगों ने लोगों को नियमित करने के उद्देश्य से, समाज को नियमित करने के उद्देश्य से धर्मशास्त्रों की रचना की। तो इसी क्रम में हमने वहाँ पर मनुस्मृति का भी वर्णन किया था। आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। देखिए, यहाँ पर संसाधन और प्रतिष्ठा का मतलब क्या है। यहाँ पर बताया गया कि समाज में शुरुआत के दौर पर लगभग सभी लोग समान थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास संसाधन जो है, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होती गई है, वैसे वैसे उनका सामाजिक स्तर जो है परिवर्तित होता गया है। जिन लोगों के पास मूल्यवान आर्थिक संसाधन थे वो समाज में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा बना गए। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर बोला गया कि यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अवनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान पर इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण था। यानी यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा आर्थिक संसाधन थे तो वो व्यक्ति जो है समाज में सबसे ज्यादा ऊंचे पायदान पर अपने आप को स्थापित कर पाया। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यानी सब कुछ संसाधनों की वजह से ऐसा हुआ। सामाजिक विषमताओं के फैलने की वजह आर्थिक संसाधन ही थे। अब देखिए, यहां पर बोला गया है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। तो संपत्ति पर पुरुष और स्त्री के भिन्न अधिकारों के संबंध में यहां पर एक द्रौपदी के प्रश्न के बारे में कहानी दी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। खुद तो हार ही गए थे, लेकिन द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। तो बाद में द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि 5 भाइयों में सबसे ज्यादा नीतिवान, सबसे ज्यादा ज्ञानवान युधिष्ठिर ही थे। तो इन्होंने पूछा है, यह प्रश्न किया था कि वह इसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। पहले में यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ऐसा तर्क दिया है वो पितृवंशिक समाज से आता होगा और उसकी सोच वही होगी। उसका मानना यही होगा कि स्त्री जो है वो पति के अधीन होती है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकते थे। तो ऐसे भिन्न मत दिए गए हैं कि द्रौपदी को दांव पर युधिष्ठिर ने क्यों लगाया। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बात निकल कर ये आती है कि प्राचीन भारत में स्त्री को एक इंसान से ज्यादा एक वस्तु समझा जाता था। यानी यहाँ पर ये जो कहानी जो लिखी गई है, कहानी लिखने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन यही है कि भाई युधिष्ठिर ने किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दांव पर लगा दिया, क्यों किया ऐसा। तो उसके पीछे यही निकल कर आता है। एक तो वंशात्मक जो सोच है वो निकल कर आती है। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को उस समय इतने ज्यादा स्वतंत्र अधिकार भी नहीं दिए गए थे। अब देखिए, यहां पर संपत्ति के विषय में आगे बताया गया है। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। जो आपकी मनुस्मृति है, मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ का मतलब जो बड़ा पुत्र है, विशेष भाग का अधिकारी था। यानी कहने का मतलब यह है कि माता पिता की मृत्यु के बाद जायदाद का बंटवारा जो होगा उसमें जो सबसे बड़ा भाई होगा उसको कुछ ज्यादा अंश दिया जाएगा। यहां पर यही बात बताई गई है। इसके अलावा स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। यानी स्त्रियों को तो कोई अधिकार ही नहीं था इसमें अपना हिस्सा मांग सकें। कुछ चीजें और बताई गई हैं। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। यानी जो विवाह के समय स्त्रियों को लोग गिफ्ट देते हैं उस पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। यानी जो विवाह के समय जो चीजें स्त्री को मिली हैं तो वो स्त्री की विरासत है, यानी स्त्री का धन है, और उस स्त्री की विरासत को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अर्जित करने या पारिवारिक संपत्ति संचित करने के विरुद्ध चेतावनी भी देती है।
यानी कहने का मतलब यह है कि बेशक स्त्री धन की एक तरफ बात की गई है, लेकिन मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि ये सब काम भी स्त्री जो है अपने पति की आज्ञा के बिना नहीं करेगी, ऐसी बात यहां पर बताई गई है। तो देखिए हम लोग बातें बहुत कर ली, अब हम लोग नोट डाउन भी करेंगे। तो आपका 18वां पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। इसी में सब पॉइंट, स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। उन्नीसवां पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, या फिर 18 का ही सेकंड सब पॉइंट आप कर दीजिए। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध स्त्री धन संचय करने पर चेतावनी देती है। यह आपका 18 का सेकंड सब पॉइंट है। आपने एक धनाढ्य वाकटक महिषी प्रभावती गुप्त इनके बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय और साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैर रखती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि सारे नियम कानून जो थे मनुस्मृति के वो निम्न वर्ग के लिए तो थे, लेकिन उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी उनकी फिर भी जो है भूमि संपत्ति पर, अन्य संसाधनों पर पहुंच भी थी और पैठ भी थी। तो ये बात यहां पर अभिलेखों से स्पष्ट होती है। तो यहां पर अब आप लोग इसको नोट के रूप में लिख लेना, या फिर 19वां पॉइंट आप बना दीजिए। इसमें लिख लेना अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय और साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी। अब देखिए मनुस्मृति में स्त्री और पुरुषों को जो अर्जित करने के स्रोत बताए गए हैं वो यहां पर बताया गया है। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 स्रोत हैं, जिसमें विरासत है, खोज है, खरीद है, विजित करके यानी किसी क्षेत्र को जीत कर, निवेश करके, कहीं इन्वेस्टमेंट करके, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट। यानी 7 तरीके आते हैं और स्त्रियों के लिए अर्जन के 6 तरीके बताए गए हैं। वही एक तो स्त्री धन के रूप में जो आपको विवाह के दौरान यानी जो आपके 7 फेरे लिए जाते हैं उस समय जो कुछ भेंट मिले, ठीक है, वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय यानी जिस समय वधु अपने ससुराल में जाती उस समय जो भेंट मिले वो वाली। इसके अलावा उसके भाई माता पिता द्वारा जो दिए गए उपहार हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा परवर्ती काल में जो मिली भेंट है, इन शादी से पहले जो कुछ उसे भेंट मिली है वो, और वह सब कुछ जो अनुरागी पति उसे प्राप्त हो, यानी और जो उसका पति उसे देता है वो। तो ऐसे करके स्त्री के लिए यहाँ पर 6 तरीके बताए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज की संकीर्ण मानसिकता को दिखाते हैं और स्त्री को कहीं ना कहीं पुरुष के अधीन मानते हैं। तो यहाँ पर नोट करके यहाँ पर अब आप लिख देना इसमें लिख लेना आप, पुरुषों के लिए मनुस्मृति में धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति में धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा तथा भेंट द्वारा। भेंट लिख देना यहां पर, तथा भेंट द्वारा। इसी में सब पॉइंट, स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। इसमें पहला विवाह के समय, दूसरा है वधु गमन के समय मिली भेंट, थर्ड उसके भाई माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, चौथा यहां पर जो आएगा वो आएगा
परवर्ती काल की भेंट, और पांचवा जो आएगा पति से प्राप्त, और पति से प्राप्त भेंट। देखिए यहां पर माता और पिता एक ही हैं, ठीक है, तो इसलिए आप सोच रहे होंगे एक कहां गायब हो गया, एक ऐसे गायब हो गया, एक तो वैवाहिक अग्नि के सामने, ये तो आपका एक हो गया गिफ्ट, ठीक है, यानी एक स्रोत ये हो गया। दूसरा जो है बधुगमन के समय, ये आपका दूसरा स्रोत हो गया। तीसरा जो हो गया भ्राता से, ठीक है, भाई से। चौथा जो स्रोत हो गया माता पिता से, ठीक है। पांचवा स्रोत है परवर्ती काल में मिली भेंट, और छठवां स्रोत है उसके पति से। ऐसे करके स्त्रियों के लिए 6 सोर्स बताए हैं धन अर्जन करने की। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त जो था वो वर्ण था, यानी आप जिस वर्ण में आप जन्म लेते हैं उसके आधार पर भी आपका संपत्ति का अधिकार तय होगा। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका सेवा थी। शूद्र चाहकर भी, शूद्र अगर पहले प्राचीन भारत में कितना भी विद्वान क्यों ना सही, चाहे कैसा भी सही, लेकिन वो चाहकर भी अपना जो मूल पेशा है उसे छोड़ नहीं सकता है। इन शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना बनी रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता हो तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। यानी आपको साहित्य परंपरा में भी देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण और जो राजा हैं वो अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। इसके अलावा जो पुरोहित वर्ग है वो भी धनी दर्शाई जाती है। यदा कदा कहीं कहीं गरीब ब्राह्मण हो या जो विपन्न ब्राह्मण है उनका जिक्र देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 20वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका सेवा थी, या फिर लिखेंगे 3 वर्णों की सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। इसी में सब पॉइंट, साहित्य परंपरा में राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं और पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। तो यहां तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने इस व्यवस्था को समर्थन किया हो, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। तो अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में, यानी लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका उदय हुआ है, इसमें यहां पर आलोचना की गई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, लेकिन यह भेद ना तो नैसर्गिक, यानी कहने का मतलब यह था, बौद्धों ने यह कहा कि मैं ये मानते हैं, बौद्ध ये ऐसा मानते हैं कि समाज में विषमता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि विषमता ही प्राकृतिक हो या फिर स्थायी हो। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। यानी बौद्धों ने साफ साफ कह दिया कि जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति महान बनता है, कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नहीं, एक व्यक्ति जो किसी कुल में गलती से पैदा हो गया है और जीवन भर उस कुल में बताए हुए दायित्वों को वो निर्वहन करे, तो ये कहाँ की इंसाफ है। तो इस तरह की बातें बौद्धों ने की हैं। तो बौद्ध इस प्रथा को मानते नहीं थे बल्कि इसकी आलोचना करते थे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 21वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे आप, बौद्ध परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। आगे यहां बताया गया एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, यानी संपत्ति में भागीदारी को लेकर जो सामाजिक रूपरेखा है उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण का मतलब होता कंजूस व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र होता था। यानी समाज में ऐसी भी हमें अभी तक तो हमने ये कहानी डिस्कस की थी कि जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधन थे उन्होंने अपनी अच्छी खासी सामाजिक स्थिति प्राप्त कर ली, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि दानशील आदमी का सम्मान होता है और जो व्यक्ति केवल अपने निजी हित के लिए संपत्ति का अर्जन करता है वो कृपण व्यक्ति या फिर घृणा का वो पात्र बन जाता है। प्राचीन तमिलकम साहित्य में
ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा है, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है जो इस ओर इंगित करता है। देखिए, हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। देखिए, कहने का मतलब यहां पर वही है, कुछ नया नहीं है, कहने का मतलब वही है, बस लेखक का नजरिया है। यहां पर सरदारियों की इन्होंने कह दिया, सरदारियां ऐसी नहीं थी, दानशील थे। लेकिन दान किन्हें करते थे? दान करते थे चारण और भाटों को। भाई, दान किसे करते थे? दान करते थे जो चारण और कवि हैं, जो कि उनकी प्रशंसा में लंबे चौड़े गीत गा रहे हैं। भाई, मान लीजिए किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ लोग जो हैं लगातार उसकी चापलूसी कर रहे हैं और वो व्यक्ति उन्हें दान कर रहा है, तो इसको दान माना जाएगा? मेरे हिसाब से दान नहीं माना जाएगा। लेकिन राइटर के नजरिए में, इस किताब के लेखक के नजरिए में, उसने इन्हें दानशील माना है, सरदारियों को दानशील माना है। हालांकि मैं इसे दानशील नहीं मानता हूं, क्योंकि ऐसा तो बाद में भी हुआ है, अन्य राजा हुए हैं, उन राजाओं ने भी दान किए हैं। चारण भाटों को पूरे गांव के गांव दान कर दिए गए हैं, तो ये यहां पर कहीं दान नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बात यहां पर संगम साहित्य के बारे में उन्होंने बोली है। लेकिन फिर भी बताया गया कि वहां पर भी, आप यहां पर देखेंगे, वहां पर भी विषमताएं थी। ऐसा नहीं है कि वहां पर विषमताएं नहीं थी। तो यहां पर साथ में इन्होंने निर्धन दानी सरदार की कहानी भी साझा की है। अब आपकी अगला पॉइंट इसमें आता है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। क्योंकि बौद्धों ने तो इस व्यवस्था को नकार दिया है, बौद्धों ने तो एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है, तो बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं उनमें इन बातों का खंडन भी किया गया है। तो बौद्धों ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। बौद्धों का जो ग्रंथ है सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। यानी शुरुआत के दौर में मानव जो है पूरी तरह से विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जो जीव हैं, चाहे उसमें मानव हो या फिर पशु पक्षी हो, सभी शांति के साथ निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से ये उतना ही ग्रहण करते थे जितना इनकी आवश्यकताएं हैं। लेकिन यह व्यवस्था क्रम से पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसके निष्कासित करें। यानी कि इन लोगों ने बाद के समय में ऐसा सोचा कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, जो जिसको चाहे उसको प्रताड़ित कर सकता हो, जिसको चाहे समाज से बाहर निकाल सकता हो। तो ऐसे में यहां पर आप ये देखेंगे, ऐसे में राजाओं का उदय होता है, ऐसे में शक्तिशाली व्यक्तियों का उदय होता है। समूह के बीच में से ही कुछ व्यक्तियों को शक्तिशाली बनाया जाता है, क्योंकि लोगों ने इसको समर्थन किया है शक्तिशाली बनने में। तो वो कहानी यहाँ पे सुत्त पिटक में बताई गई है। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। तो देखिए, यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें आपका 22वां पॉइंट आएगा, इसमें आप लिखेंगे बौद्धों ने सॉरी, ऐसे लिखना है आपको, बौद्धों के सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में यह एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। और इसी में सब पॉइंट, बाद के समय में मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। और उन्होंने किसी व्यक्ति को चुनकर, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को चुनकर उसे अपना राजा घोषित कर दिया। मिथक है, देखिए कहानी है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, कहानी है। इससे आप बस समझ जाएंगे। तो 22वां पॉइंट आपका यहां समाप्त हो गया। 23वां पॉइंट अब आपका यहां पर आएगा कर के बारे में। कर किसे कहते थे? तो 23वां पॉइंट है, कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। आगे है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत।
यानी इतिहासकारों का महाभारत को लेकर नजरिया कैसा है। कई इतिहासकार तो इसे मिथक मानते हैं। कई इतिहासकारों का मानना यह है कि महाभारत जैसा जो वो ग्रंथ है, काव्य है, ये केवल रचा गया है, लोगों के मनोरंजन के लिए रचा गया है। कुछ लोग इसको इतिहास के रूप में भी देखते हैं। तो सबके अपने अपने नजरिए हैं। तो यहां पर वही बात है, यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। जैसे जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, पाली है, प्राकृत या तमिल में लिखा गया है। और इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं, यानी जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का है, क्या ये अनुष्ठानिक कार्यों के लिए है या फिर इसका प्रयोजन जो है समाज को नियंत्रित करने के लिए है। तो इस तरह की जो प्रयोजन है वो भी देखते हैं कि ग्रंथ जो रचा गया किस लिए रचा गया है। इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया, यानी ये भी जानते हैं उस समय लिखने वाले लेखक की मनोदशा क्या थी, उसने क्या सोचकर इसको लिखा होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इतिहासकार किसी प्राचीन ग्रंथ को ऐसे ही नहीं उठा लेते हैं, उस पर विचार विमर्श करने के उपरांत, पूरा देखने के उपरांत किस भाषा में रचा गया है, इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार ने किस दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रंथ लिखा गया है वो किस प्रयोजन के लिए लिखा गया है, वो सब बातों का अध्ययन करने के उपरांत इतिहासकार उसको इतिहास के पुनर्निर्माण में लेते हैं। भाषा एवं विषय वस्तु। आगे बताया गया है कि अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। यानी कि यहां पर भी इतिहासकारों का मानना यह है कि जो प्राचीन सांस्कृतिक रचनाएं हैं, प्राचीन संस्कृत की रचनाएं, वो काफी ज्यादा जटिल है, उनको पढ़ पाना इतना जल्दी इतना आसान नहीं है। जबकि महाभारत की जो लैंग्वेज है तो संस्कृति, लेकिन इनकी तुलना में वो सरल है। अतः यह संभव है इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। यानी महाभारत की जो विषय वस्तु है उसको दो तरह से रखा जाता है, एक तो आख्यान में और एक उपदेशात्मक। उपदेशात्मक का मतलब क्या है, जिसमें उपदेश के लिए या शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ मैसेज दिया गया हो। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। कहीं कहीं पर आपको यह देखने को मिलता है कि आख्यान में भी उपदेश है और उपदेश में भी कहानियां हैं, तो वो बात यहां पर बताई गई है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। कुछ अधिकांश जो इतिहासकार हैं उनका मानना यह है कि वास्तव में जो महाभारत की रचना की गई है एक नाटकीय कथानक के तौर पर की गई, एक नाटक के तौर पर की गई है, और बाद में उसमें उपदेशात्मक अंश भी बाद में जोड़ दिया गया। उपदेश वाले यानी जो गीता का उपदेश है, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो दिया था, वो इसमें बाद में ऐड किया गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमने ऊपर शायद 30 पॉइंट लिख लिए हैं, अब आपका 24वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। इसी में पहला सा पॉइंट, इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। इसी में सेकंड सब पॉइंट, आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए यहां पर मेरा मानना यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद बना रहेगा। अधिकतर इतिहासकार इस मत को इंगित करते हैं कि महाभारत में एक भाग में नाटकीय कथानक है और उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ा गया, ये आपको याद रहेगा। आगे बताया गया कि आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। यानी प्राचीन भारत में अगर आप देखेंगे तो उस समय इसको आरंभिक, अभी भी संस्कृत के जो विद्वान है उसको इतिहास के तौर पर देखते हैं। तो इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। यानी कुछ लोग प्रश्न भी उठाते हैं, क्या वास्तव में इतिहास के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या महाभारत में सचमुच हुए हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी मैंने जो बात आपको स्टार्टिंग में बोली वही बात यहां पर आती है। महाभारत को लेकर अभी भी डिबेट है। कई लोग इसको जो है, जैसे आपने जो मूवी देखी थी बाहुबली, कुछ लोग इसको बाहुबली टाइप का मानते हैं कि मनोरंजन के लिए लिखा गया एक महाकाव्य है। कुछ लोग ये मानते हैं इतिहास के तौर पर है।
देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कोई राय नहीं है, जो लेखकों की राय है, जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं, उनकी राय यहाँ पर दी जा रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको माने, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो भी बातें या जो इतिहासकारों ने इसके बारे में विरुद्ध राय दी है उसको आप माने, आप पर निर्भर करता है, लेकिन किताब में जो लिखा है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति में महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। कुछ लोगों का मानना यह है कि इसके बारे में, कोई युद्ध के बारे में कोई प्रॉपर साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। अब देखिए हम लोगों ने ये लिख लिया था 24 का सेकंड सब पॉइंट तक हम लिख लिए थे, और 24 का थर्ड सब पॉइंट इसमें आप ऐड कर देना। 24 का थर्ड सब पॉइंट जो है इसमें आप ये वाला लिख देना, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए महाभारत के लेखक के विषय में भी यहां पर विवाद है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चलती रही है, बहुत लंबे समय तक ये चलती रही है, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन तक चलती रही है, लगभग 1000 ईस्वी तक इसकी रचना चलती रही है। तो ऐसे में इसके लेखक भी बदले गए होंगे भाई, 1000 साल के पीरियड में जब ये लिखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआती सालों में कुछ और लेखकों ने लिखा होगा, बाद के साल में कोई और लेखकों ने लिखा होगा, ऐसे तमाम लेखकों ने इस पर अपने विचार ऐड किए होंगे। लेकिन फिर भी अंत में इसमें एक ही व्यक्ति को माना जाता है, वो है वेद व्यास। यानी ऐसा कहा जाता है इसकी रचना जो है वेद व्यास ने की थी। तो यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। इतिहासकार ये मानते हैं कि जिसकी जो मूल रचना थी, मूल कथा थी, वो भाट सारथी। भाट का मतलब क्या होता है, वही चारण भाट जो कि अपनी राजा की वंशावलियां सुनाते हैं, राजा की प्रशस्ति गाते हैं। तो शुरुआत में ये जो ग्रंथ था ये लिखित रूप में नहीं था बल्कि मौखिक रूप में था। जो भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था, वो इसको मौखिक रूप से सुनाते थे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण जो है मौखिक रूप से हुआ, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस ग्रंथ और कथा पर या परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखित रूप में सक्षम बनाया। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये लिखित रूप में आ गया है। लेकिन इतिहासकार ऐसा मानते हैं शुरुआती रूप में जो महाभारत है ये भाट सारथी इसको गाते थे। ठीक है, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार करके इसे लिखा है, और तभी से महाभारत जो है लिखित रूप में लोगों के सामने आया है। तो यहां पर हम लोग 25वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। इसी में पहला सब पॉइंट, वे क्षत्रिय योद्धाओं की विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे और उन्हें मौखिक रूप से प्रेषित करते थे। कविताएं लिखते थे और उन्हें मौखिक रूप से प्रेषित करते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, 25 का सेकंड सब पॉइंट, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना एकाधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह 25 का सेकंड सब पॉइंट है। यहां बताया गया है कि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में इस ग्रंथ के रचना काल में एक और चरण देखने को मिलता है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि इतिहासकार ये मानते हैं कि शुरुआत में जब आपका ये महाकाव्य रचा गया उस समय श्री कृष्ण जो थे वो विष्णु के रूप नहीं थे, लेकिन जब ये टाइम पीरियड ये वाला आया जब विष्णु की आराधना इस समय प्रभावी हो रही थी तो उस समय विष्णु को कृष्ण से जोड़ दिया गया और कृष्ण को जो है विष्णु का अवतार बताया गया। कालांतर में लगभग 200 से लेकर 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। देखिए यहां पे बताया गया कि महाभारत में कई सारे जो उपदेशात्मक प्रसंग हैं वो मनुस्मृति या फिर जो ऋग्वेद वगैरह है या फिर अन्य जो संस्कृत की रचनाएं हैं उनसे लेकर इसमें जोड़ी गई हैं। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा बढ़कर 1 लाख श्लोकों के वाला हो गया। साहित्य परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं।
ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर अब आप लोग लिखेंगे इसमें, अब आपका 26वां पॉइंट है, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, तथा श्री कृष्ण को जो भारत महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, कालांतर में लगभग 200 से लेकर 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इसमें सेकंड सब पॉइंट, साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना की रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। तो आपने 26 का पहला सब पॉइंट, 26 का दूसरा सब पॉइंट ये नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहां पर क्या है, जो महाभारत में जो स्थान बताया गया है, जो जगह बताई गई हैं, उनके आधार पर पुरातत्वविदों ने उनका उत्खनन भी किया है। तो उत्खनन करने के उपरांत उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर यह कह पाना संभव है कि जैसा महाभारत में वर्णन किया गया है, इतना भव्य नगरों का वर्णन किया गया है, उस तरह के नगर तो थे नहीं। यानी कहने का मतलब क्या, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया गया है। बताया गया है कि महाभारत में अन्य किसी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? यह भी हो सकता है कि यहां पे नाम जो है एक संयोग मात्र हो, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुर राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। यानी यहां पर यह भी हो सकता था कि भाई ये जो पुरास्थल है हस्तिनापुर महज एक गांव ना हो, महज एक संयोग ना हो, बल्कि हो सकता है ये कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो, यह भी हो सकता है। बीबी लाल को यहां आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। जो दूसरा वाला इसका स्तर था, तो दूसरा स्तर लगभग 12वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और इस पर मिलने वाले घरों के बारे में जो बीबी लाल है वो ये कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है। यानी इन्होंने जो दूसरा स्तर है, जो कि 12वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, कार्बन डेटिंग के आधार पर ये पता चला है, तो उसमें यहां पर बताते हैं कि यहां पर आवास वगैरह जो बनाए जाने की कोई प्रॉपर परंपरा जो है, उस तरह का यहां पर जिक्र नहीं मिलता है, उस तरह को देखने को यहां पर नहीं मिलता है। किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी की जो ईंटें हैं ये अवश्य मिलती हैं। लेकिन यहां पर बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो यहाँ की जो दीवारें हैं या फिर जो भी यहाँ पर ईंटें हैं वो कच्ची मिट्टी की हैं। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। वहीं इन्होंने जो तीसरा स्तर खोजा है, तो तीसरा स्तर लगभग 6वीं से लेकर 30 शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसके लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल, वलय का मतलब वही गोलाकार, इस तरह के कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल निकासी की वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। यानी कि यहाँ पर जो महाभारत में चीजें बताई गई हैं, महाभारत में भव्य राजमहल बताए गए हैं, वनों का चित्रण किया गया, सबका बहुत सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन महाभारत में जो जो चीजों का जिक्र है उसके आधार पर पुरातत्वविदों ने जो उत्खनन किया है उन्हें ऐसी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। उन्हें जो सामग्री मिली है उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि उस समय का समाज इतना ज्यादा विकसित या इतना ज्यादा एडवांस नहीं था जिस तरह का महाभारत में जिक्र किया गया है। उनका मानना ये है, यानी आपके सामने यहाँ पर जो 2 पैराग्राफ रखे गए हैं उन पैराग्राफ को रखने का प्रयोजन यही है ताकि आपको पता चले कि उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ। अब देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि अभी हाल में जो सिनौली खोजा गया है वो क्या है। देखिए, सिनौली जैसी आपके भारत में 5-6 सभ्यताएं और खोजी गई हैं। सिनौली वास्तव में एक सभ्यता रही, लघु सभ्यता रही है। अभी तक उस पर वाद विवाद, उस पर डिस्कशन, रिसर्च चल रही है। अभी कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि मुझे पता है कुछ टीवी सीरियल्स ने उसको जो है महाभारत कालीन सभ्यता के रूप में, वैदिक सभ्यता के रूप में उसको प्रसारित भी किया है। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, जो आपकी अभी मैंने उपिंदर सिंह की जो किताब पढ़ी, वहां पर भी यही बात बोली गई है। चाहे तो आप उपिंदर सिंह की किताब में खुद वो पढ़ सकते हैं प्रसंग, तो वहां पर भी ये बात बोली गई है।
अभी तक उसके बारे में कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाई, प्रॉपर रूप से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है कि क्या वो महाभारत काल के ही लोग थे या फिर कहीं बाहर से आए हुए योद्धा थे। यहाँ पर ये बात भी निकल कर आ रही है। तो इसलिए आप लोग सिनोली वाले का जिक्र जो है कमेंट में आकर ना करें कि सर सिनोली ने तो साबित कर दिया। साबित नहीं हुआ है, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। भाई इतिहास में जो तथ्य जोड़े जाते हैं वो किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं जोड़े जाते हैं, वहां पर भी इतिहासकारों का पूरा पैनल बैठता है, पुरातत्वविदों का पूरा पैनल बैठता है, कुछ रिसर्चर होते हैं जो अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ये साइंटिफिक रिपोर्ट भी इनमें होती है, उसके उपरांत तथ्य जो है इतिहास में जोड़े जाते हैं, ऐसे ही मुंह जुबानी नहीं जोड़ दिए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आपने देखिए ऊपर आपने 25वां पॉइंट यहां पर लिखा था, सॉरी 26वां पॉइंट लिखा था, 27वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे यहां। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में ब्रैकेट में, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, गांव में ब्रैकेट क्लोज, उत्खनन किया। इसी में सब पॉइंट, यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। चलिए अब ये कुछ नहीं लिखना है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए यहां पे बताया गया है। अब देखिए यहां पे वही बात आती है कि यहां पर जो भव्य नगरों की बात हुई है, लेकिन जब वहां पे उत्खनन हुआ है, एक तो वहां पर टाइम पीरियड 12वीं से लेकर 7वीं सदी ईसा पूर्व का एक टाइम पीरियड की वहां पर कुछ संरचनाएं मिलती हैं। उनमें जितनी भव्यता की बात की गई वो भव्यता वहां पर है नहीं, भाई नॉर्मल संरचनाएं हैं, कच्ची ईंटों से बनी हुई संरचनाएं हैं, और सरकंडे की जो दीवार बनाकर उस पर मिट्टी का प्लास्टर पोता गया है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। वहीं 3वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहां पे कुछ कच्ची ईंटों की, कुछ पक्की ईंटों की संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं, वलय कूप भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या नगर का जो भव्य चित्रण है, क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया था? ये भी हो सकता है। जैसे मगध जैसे महाजनपदों का जब उदय हुआ है, तो मगध जैसे महाजनपद जब उदय हुए हैं तो उनकी जो राजधानियां थी, वैभवशाली राजधानियां थी, उनको देखने को उपरांत हो सकता है जो यहाँ के इसके रचनाकार हैं उन्होंने उन राजधानियों को देखकर इसमें उसी तरह का वर्णन ऐड कर दिया हो, ये भी यहां पर संभव है। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह भौपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। देखिए कुछ लेखकों ने तो ये कहा है कि ये पांडव थे, यानी यहां पर पांडवों के बारे में ही बताया, कहानी यहां पर नीचे बताई गई है। जो पांडव थे, तो पांडव जो थे ये जो है इन्हें इंद्र का अवतार बताया गया, 5 पांडव इंद्र के अवतार थे, और जो द्रौपदी जो है वो इंद्र की पत्नी है। तो ऐसा करके 5 पांडवों से उनका विवाह होना गलत नहीं था। कुछ जो है रचनाकारों ने इस तरह की बात कही है। एक बात, एक कहानी और प्रचलित है जो कि अक्सर टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है कि द्रौपदी ने एक बार जो है कुछ पिछले जन्म में जो है भगवान शंकर की आराधना की थी और उन्होंने 5 वर मांगे थे। 5 वरों में उन्होंने 5 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की डिमांड की थी जो कि पांडवों जैसे ही थे। ठीक है, तो जब इनका विवाह, यानी कि जब ये पांडव इन्हें जीतकर अपने कुटिया में लेकर आए हैं, क्योंकि उस समय अज्ञातवास में थे, तो माता ने ये समझा था कि ये कोई वस्तु लेकर आए हैं, तो माता ने कह दिया 5 भाई आपस में बांट लो। तो फिर उस समय ये तर्क वगैरह हुआ, कृष्ण भी आए, कृष्ण ने भी बताया कि द्रौपदी ने ऐसा वरदान मांगा था, इस तरह का वरदान पिछले जन्म में मांगा था, इस वजह से इनके 5 पति जो हैं वो इनके 5 पति होंगे। तो इस तरह की कहानी रचनाकारों ने यहां पर दी है। हालांकि ये कहानी जो है इस तथ्य को संतुष्ट नहीं कर पाती है, ये केवल मिथक ही है। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। यानी हो सकता है कि ये जो प्रथा रही हो, शासकों का कोई विशिष्ट वर्ग रहा हो, उनके काल में मौजूद रही हो, लेकिन आम जन में देखने को ये नहीं मिलती, बहुपति प्रथा नहीं देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ जो इतिहासकार उनका कहना यह है कि जो ब्राह्मणों ने इतने ज्यादा कठोर नियम बनाए थे स्त्रियों को लेकर, तो वो इस तरह की प्रथा क्यों बनाएंगे जहां पर एक स्त्री के 5 पति हों। ये भी बात सही है भाई, मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, स्त्रियों को जो है अपने पति के अधीन बताया गया है, और बहुत ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि स्त्री की गरिमा बनी रहे। तो इतिहासकार ये प्रश्न भी उठाते हैं कि ब्राह्मणों की दृष्टि से बहुपति प्रथा है, ये अमान्य अवांछित थी, तो ये कैसे प्रचलन में हो सकती है,
तो इसका जवाब ऐसे मिलता है कि हिमालय क्षेत्र में आज भी आपको कुछ जनजातियां ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पर बहुप्रति प्रथा आज भी कायम है। यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। ऐसे तमाम तर्क इसके बारे में दिए जाते हैं। अब देखिए, एक गतिशील ग्रंथ, यहां पर लिखने लायक कुछ नहीं है, यहां पर केवल आपको समझना है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य ने अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। देखिए, महाभारत पर तमाम लोगों ने अपने अपने टीका लिखे हैं। तमाम लोगों ने महाभारत को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए कुछ कुछ नई बातों को जोड़ा है, पुरानी बातों को छोड़ा है। तो वो सब बातें यहां पर बताई गई हैं कि ये ग्रंथ जो है समय के साथ साथ गतिशील रहा है। इसने स्थानीय तत्वों को भी ग्रहण किया है, उनको भी महत्व दिया है। ये बात यहां पर बताई गई है। तो इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो। यहां पर वही कहानी है, किसने क्या लिखा है, किस व्यक्ति ने इस कहानी में क्या परिवर्तन किए हैं, वो सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो ये सब कहानी है। इस कहानी को चाहे मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके साथ आपका पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मेरा मानना यह था कि इस पार्ट को जबरदस्ती खींचा गया। आप भी पढ़ के आपको भी बोरियत हुई होगी, क्योंकि क्लास 6 में इस तरह का नहीं था। क्लास 6 में जो चीजें थी बिल्कुल सिंपल थी, एकदम सीधी सीधी चीजें थी, आपको जल्दी समझ में भी आ गई। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट जो है ऐड करके, और इस पार्ट को ऐड करने के उपरांत भी यहाँ पर कोई अच्छा खासा निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यहाँ पर भी 2 राय हैं, कुछ लोग इसके मत में हैं, कुछ लोग इसको नकार रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिली। यहाँ पर जो मूल तथ्य अगर हम देखें इस चैप्टर के, तो मूल तथ्य आपके 5 या 6 पॉइंट के तथ्य हैं। इससे ज्यादा तथ्य आपको इस चैप्टर से नहीं मिले हैं, ये हकीकत है। तो फिर भी हमें पढ़ना था, क्योंकि सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।